लेजिस्लेटिव लॉ बनाएगा, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करेगा और जुडिशरी दोनों पे चेक रखती है। प्रेसिडेंट इज द डी ज्योर हेड। डी ज्योर मतलब क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड है। डी ज्योर का मतलब होता है ऑफिशियल हेड। असलियत में हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। पर प्राइम मिनिस्टर सारा काम किसके नाम पे करता है? प्रेसिडेंट के नाम पे। तो प्रेसिडेंट क्या है? ऑफिशियल हेड, डी ज्योर। डी ज्योर, डी ज्योर ये मतलब डी ज्योर मतलब होता है लॉ कह रहा है, और डी फैक्टो मतलब होता है असलियत में कौन हेड है। डी फैक्टो हेड कौन है? कहने को कौन है? प्रेसिडेंट। असलियत में हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट लिखा किस आर्टिकल में है? 52। ये पूछता है आर्टिकल 52। प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट सिटीजन का मतलब समझते हो? जैसे अगर आधार कार्ड आया तो सबसे पहला आधार कार्ड इस देश का किसको मिलेगा? वोटर आईडी आई तो सबसे पहले किसको मिलेगी? मतलब अगर मिठाई खुलेगी तो सबसे पहला पीस किसको दिया जाएगा? प्रेसिडेंट को। ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। कहीं पे गाड़ी लगी है, ट्रैफिक फंसा है, सबसे पहले किसकी गाड़ी निकलेगी? प्रेसिडेंट। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई। अगर एक कुर्सी रखी है तो सबसे पहले कौन बैठाया जाएगा? प्रेसिडेंट। समझ में आ रहा है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अब प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है? इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। आज तक तुमने प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट दिया है? नहीं। तो मतलब कौन वोट देता है? इलेक्टोरल कॉलेज। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर्स। नॉमिनेटेड भी होते हैं ना? राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड बताए थे ना? अच्छा, प्रेसिडेंट सेंटर का होता है कि स्टेट? दोनों का ही होता है, पूरे इंडिया का हेड है। तो प्रेसिडेंट को चुनता कौन है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा प्लस विधान परिषद। लोकसभा के जितने इलेक्टेड एमपी हैं, राज्यसभा के जितने इलेक्टेड एमपी हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के कितने हैं, विधान परिषद के जितने इलेक्टेड लोग हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये सेंटर का हो गया, ये स्टेट का हो गया। अब इंडिया में 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जिनके पास खुद की विधानसभा है। देखो, यूनियन टेरिटरी में रूल किसका होता है? केंद्र सरकार का, है ना? सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है किस पे? यूनियन टेरिटरी पे। यूनियन टेरिटरी जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, दमन दीव, पौंडीचेरी। तो जो 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं इस देश में, एक दिल्ली है और एक पौंडीचेरी है। इन दोनों के पास भी क्या है? अपनी खुद की विधान सभा। तभी तो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल। तो इनके भी जो इलेक्टेड एमपीज एमएलएज हैं वो भी वोट डालते हैं। समझ में आया? अब ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो लोग वोट डालते हैं ये किस कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने, किस अमेंडमेंट से आए? तो 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इम्पॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ है। जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 70वीं बार चेंज किया था, जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 70वीं बार चेंज किया तो हमने दिल्ली और पौंडीचेरी को भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जोड़ा। समझ में आया? पक्का? इसमें से ये विधान परिषद और हटा लो, क्योंकि विधान परिषद सबके पास नहीं है। विधान परिषद सबके पास नहीं है। ऐसे ही लिखना और एक गोला बनाना और गोले में लिखना देयर आर ओनली 6 states in India, 6 states in India that have Vidhan Parishad. Hence, the member of Vidhan Parishad do not vote in the election of president. मुश्किल है। प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट लिख लो, प्रेसिडेंट तो आना ही चाहिए। चलें आगे।
देयर आर ओनली 6 स्टेट्स दैट हैव विधान परिषद। ठीक, तो वोट कौन कौन डालेगा? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधान सभा, नॉट विधान परिषद। There are 2 union territories that have their own Vidhan Sabhas. One is Delhi, second is Pondicherry. Both of them got the right to vote in the presidential election through the 70th Constitutional Amendment Act of 1998 2। ठीक, एक पॉइंट और लिखो, नीदर nominated nor members of विधान परिषद वोट। क्या मतलब? नीदर नॉमिनेटेड, जो लोग नॉमिनेट होंगे या जो मेंबर्स होंगे किसके? विधान परिषद, जिसको तुम एमएलसी बोलते हो, एमएलसी। नीदर नॉमिनेटेड नॉर मेंबर्स ऑफ विधान परिषद वोट। President is elected for 5 years. The president is elected for 5 years. अच्छा ये बताओ, प्रेसिडेंट कितनी बार बन सकते हैं इस देश में? इस देश में प्रेसिडेंट कितनी बार बन सकता है एक आदमी? इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार भी तुम चुनाव जीतते रहो। अब ये बताया क्यों? क्योंकि अमेरिका में सिर्फ 2 बार बन सकते हो बस। बराक ओबामा 2 बार बना, फिर हट गया। 2008 से 12 वहाँ 4 साल बनते हैं, 12 से 16 फिर वो बन नहीं सकता। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप प्रेसिडेंट कितनी बार भी रह सकते हो, बस आप चुनाव जीतने। अभी मैं वो उस पॉइंट पे आऊँगा। अभी मैं, हाँ बताओ। अगली बार चुनाव ही नहीं जीत पाए। प्रेसिडेंट कैसी पोस्ट है तुम बताओ? ये पीएम साहब बैठे हैं असली पावरफुल, इनके ऊपर एक बैठाना है इनको प्रेसिडेंट। जब मुझे एक ही बैठाना है तो मैं हर बार ऐसे आदमी को ना बैठाऊं जो मेरे वोट बैंक को फ़ायदा दे। इस बार मैंने द्रौपदी मुर्मू को बैठा दिया, मैंने विमेन और एसटी दोनों को टारगेट कर लिया। अब जब मैंने इनको इस बार टारगेट कर लिया, अगली बार मैं किसी और को टारगेट कर लूँगा। हो सकता है किसी बार मुस्लिम को बना दूँ। द्रौपदी मुर्मू से कोई मतलब थोड़ी है मेरा। मुझे तो इस पोस्ट पे ऐसे आदमी को बैठाना है ताकि मेरी इमेज को एनहांसमेंट हो कि पीएम साहब हैं। तो पीएम साहब कोशिश करेंगे हमेशा ऐसे वर्ग के आदमी को उठा के लाओ जो इंडिया में एक मैसेज जा रहा हो कि ये वंचित है, वल्नरेबल है। तुम कभी भी देखो प्रेसिडेंट यूजुअली ऐसे ही बनते हैं। इससे पहले वो बनाए गए थे, रामनाथ कोविंद एससी थे, अब्दुल कलाम को बना दिया एक मैसेज देने के लिए मुस्लिम्स को। देखो प्रेसिडेंट एक रबर स्टैंप है कि गुड़िया टाइप की चीज़ है, सुंदर से बैठे रहो और सबसे ऊपर हो तुम। हाँ, एंजॉय करो। 360 कमरे हैं राष्ट्रपति भवन में, एंजॉय करो। समझ रहा है? प्रेसिडेंट यूजुअली लोग मैसेज देने के लिए बनाते हैं। ठीक, अब इनका क्वेश्चन, अब एक चीज़ और लिख लो, क्वालिफिकेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बनने की पहली क्वालिफिकेशन है, ही शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोक सभा। क्वालिफाइड टू बी मेंबर ऑफ लोक सभा। should be minimum 35 years of age. Minimum 35 years of age. No office of profit. Should be a citizen of India. इसके बाद he should not be insolvent. कोई दिक्कत आ रही है? देखो, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। हैंडराइटिंग बहुत गंदा हो रहा है, समझ में आ रहा है? मैंने पहला पॉइंट क्या बोला? क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, मिनिमम एज 35। इसके बाद नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, भारत सरकार में कहीं और सैलरी नहीं लेनी चाहिए। शुड बी अ सिटीजन ऑफ
इंडिया, ये क्या लिखा है, ही शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट। समझ में आया? पक्का? फिर इसके बाद लिखो आर्टिकल 71, इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट इन प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, अगर प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट आएगा तो उसको कौन सॉल्व करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, कुछ धांधली हो गई, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ, कुछ धांधली हो गई, तो कोर्ट केस कहाँ पे होगा? सीधा सुप्रीम कोर्ट। फिर इसके बाद लिखो आर्टिकल 60, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। ओथ ऑफ, अब ओथ कौन लेगा? प्रेसिडेंट ओथ लेगा। प्रेसिडेंट को ओथ दिलाएगा कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे बड़ा जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एब्सेंट है तो कौन? सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक। इसके बाद लिखो आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट मतलब प्रेसिडेंट, क्योंकि स्पेशल आदमी है इसलिए हमने प्रेसिडेंट के लिए इम्पीचमेंट वर्ड रखा है। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल, कि प्रेसिडेंट रिमूव कब हो सकता है। देखो, देयर इज ओनली वन ग्राउंड फॉर रिमूवल, ओनली वन ग्राउंड फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। क्या ग्राउंड है? प्रेसिडेंट किस बात पे रिमूव हो सकता है? इंडिया का राष्ट्रपति किस बात पे हटाया जा सकता है अपनी पोजीशन से? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब सोचो कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बड़ी चीज़ है। अगर तुम कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाके कुछ भी करने की कोशिश करोगे और इस देश के राष्ट्रपति हो तो तुमको हटाया जा सकता है। मतलब इस देश में राष्ट्रपति को हटाए जाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया हो। अगर उसने किसी का मर्डर भी किया हुआ है ना, तो जब तक वो प्रेसिडेंट है उसको तुम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही तरीका है प्रेसिडेंट को रिमूव करने का, कि तुम प्रूफ कर दो क्या, कि सर यू हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, आप संविधान के खिलाफ गए हैं। आप चूंकि संविधान के खिलाफ गए हैं और आपकी पोस्ट कहाँ से आई है? संविधान से, इसलिए किनारे हट जाइए। समझ में आया? पक्का? पक्का। अब इम्पीचमेंट में ग्राउंड्स लिख लिया। ग्राउंड्स क्या हैं रिमूवल के? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब लिखो प्रोसीजर। आदित्य, इफ़ यू वांट टू गो यू कैन गो। इतना हेक्टिक नहीं आएगा तुम्हारे में। आप कल अपनी डोमेन वोमेन की क्लास ले लेना, ठीक है? चलो बाय बाय। हाउ वाज द क्लास? अच्छा तो बोल दो यार, तब से मेहनत कर रहा हूँ। प्रोसीजर ऑफ, तुम बताओ, अच्छी क्लास है। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट देखो कैसे शुरू होगा। लिखो 1/4 members of either house, members of either house, 1/4 members of either house will initiate। मतलब समझ में आया? लोकसभा या राज्यसभा के 1/4 लोग क्या करेंगे? विल इनिशिएट। और इनिशिएट करके ये लोग किसको भेज देंगे लेटर? ये चीज़ प्रेसिडेंट को ही। प्रेसिडेंट को ही 1/4 लोग बताएंगे सर हम आपको रिमूव करना चाहते हैं। समझ में आया?
ठीक। आप बताओ, प्रेसिडेंट को कुछ टाइम दिया जाना चाहिए। हम प्रेसिडेंट हैं, तुम लोकसभा के 1/4 मेंबर्स आए मेरे पास, तुमने बोला सर रिमूव करेंगे, तो हम तुमसे कुछ टाइम मांगेंगे। 14 days टाइम विल बी गिवन टू प्रेसिडेंट। क्वेश्चन आया हुआ है, 14 days टाइम विल बी गिवन टू प्रेसिडेंट। दूसरा स्टेप, अब 14 दिन के टाइम के बाद भी अब यहाँ पे प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश करेगा। अगर प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश करेगा, बात बन गई तो बन गई, और बात नहीं बनी तो फिर क्या होगा, लोकसभा और राज्यसभा में मोशन पास होगा 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग लोकसभा में, और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग किसमें, राज्यसभा में। इतने मेंबर साइन कर देंगे, और जैसे ही ये साइन करेंगे वैसे ही प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, रिमूव। इनके पास होने के बाद प्रेसिडेंट रिमूव हो जाएगा, किसके साइन पे, वाइस प्रेसिडेंट के साइन लगेगा, वाइस प्रेसिडेंट का। समझ में आया पूरा प्रोसीजर। प्रेसिडेंट आए, प्रेसिडेंट को हटाना है, तो प्रेसिडेंट को हटाना इतना आसान नहीं। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी, क्या, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रूफ कर दी। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद या तो लोकसभा के या राज्यसभा के 1/4 मेंबर क्या करेंगे, साइन। कोई भी एक हाउस कर सकता है, साइन करेंगे, प्रेसिडेंट को बोलेंगे कि हम आपको रिमूव करेंगे। फिर प्रेसिडेंट साहब के पास 14 दिन का टाइम होगा। प्रेसिडेंट साहब अगर मना ले गए, नहीं मना पाए तो फिर लोकसभा राज्यसभा में 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग लोग साइन करेंगे। साइन करते ही प्रेसिडेंट हट जाएगा। समझ में आया? बताओ कोई डाउट? पक्का? हाँ। अब इसके बाद लिखो, अगर इफ द प्रेसिडेंट इज डेड, if the president is dead, if the president is dead, if the president is dead, he resigns or goes to a foreign country. डेथ हो गई, रिजाइन कर दिया, और goes to a foreign country, then the vice president shall assume the office of president, in case the vice president is also not there. In case the vice president is also not there, then the chief justice of India will act as the president of India. समझे मैंने क्या बोला? प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन कर दिया, प्रेसिडेंट वेंट टू अ फॉरेन कंट्री. इन सच अ सिनेरियो द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट विल बी टेकन बाय द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड इन केस द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया also not well, is absent or has gone to a foreign country, then the post of the president shall be taken by Chief Justice of India. In case the Chief Justice of India is also absent, then the post of the president shall go to the senior most judge of the Supreme Court. समझ में आया? प्रेसिडेंट नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो सीजीआई, सीजीआई नहीं है तो सीनियर जज ऑफ ठीक. अब ये चीज़ कब तक हो सकती है? अब ऐसे तुमने मान लो द्रौपदी मुर्मू 2024 में इलेक्ट हुई,
बट 2025 में मान लो डेथ हो गई, तो वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धाकड़ बन जाएंगे प्रेसिडेंट। तो अब ये चीज़ कब तक हो सकती है कि प्रेसिडेंट नहीं था तो उस वजह से ये लोग बन गए। दिस कैन बी डन ओनली फॉर मैक्सिमम 6 मंथ्स। आया हुआ क्वेश्चन है, मैक्सिमम 6 महीने तक ही तुम बैठ पाओगे। 6 महीने के बाद नए इलेक्शन कराना क्या है, मैंडेटरी। समझ में आया, पक्का। अब देखो एक मैजिक क्वेश्चन और दिखाता हूँ। एम हिदायतुल्ला, HNLU सुना है, HNLU रायपुर वाला NLU, वो इन्हीं के नाम पे। एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला चीफ जस्टिस of India to have served as the President of India। मैंने क्या बोला, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो वो भी नहीं है तो वो भी नहीं है तो ये 1969 में प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी, वाइस प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी, तो कौन बन गया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। उस टाइम पे चीफ जस्टिस कौन थे, मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो मोहम्मद हिदायतुल्ला इस देश के इकलौते ऐसे जज हैं जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इन्हीं के नाम पे रायपुर वाला NLU है, HNLU, हिदायतुल्ला नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। समझ में आया। इसके बाद लिखो पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पहला लिखो एग्जीक्यूटिव पावर्स। The president shall appoint the prime minister, the council of ministers, the president shall appoint the prime minister, council of minister, judges of Supreme Court and High Court, judges of Supreme Court and High Court, Attorney General, the election commissioners, members of UPSC, लिख लिया, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग पढ़ाया था 148, कैग गवर्नर, चेयरमैन ऑफ NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, पढ़ाऊंगा बाद में। चेयरमैन ऑफ NCSC, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब NCST, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ OBC। ये तीनों के चेयरमैन को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। OBC चलें आगे। ये इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। एग्जीक्यूटिव तो कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है सबको, कह रहा है प्राइम मिनिस्टर, पर अपॉइंटमेंट नाम किसका लग रहा है, प्रेसिडेंट। कि तुम हाई कोर्ट जज, तुम सुप्रीम कोर्ट जज, तुम कैग, तुम इलेक्शन कमिश्नर, तुम UPSC के मेंबर, तुम NCSC के मेंबर, तुम NCOBC के, तुम NCST के, ये सब साइन कौन करके दे रहा है, प्रेसिडेंट साहब। 10-12 होते हैं, छोटी बॉडी थोड़ी है। मेंबर UPSC के लोग थोड़ी, मेंबर ऑफ UPSC सिलेक्ट करती है, UPSC एग्ज़ाम कराती है।
और यूपीएससी खाली एक ही एग्ज़ाम थोड़ी कराती है, सीडीएस का कराती है, सीएपीएफ का कराती है, यूपीएससी सर्विस, यूपीएससी बहुत एग्जाम, जियो साइंटिस्ट का कराती है। आया अब पावर्स, मतलब लॉ बनाने के लिए क्या पावर्स हैं प्रेसिडेंट की? कौन सी पावर्स? लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स में लिखो इट कैन प्रोरोग, अब देखो समझ में आया, इट कैन प्रोरोग, समन, इट कैन प्रोरोग, समन और डिसॉल्व द लोकसभा। समन और प्रोरोग दोनों को कर लेगा, समझे क्या कह रहा हूं? बर्खास्त भी वही करता है और बुलाता भी वही है, एडजर्नमेंट नहीं लिखवाया है, वहीं ब्रैकेट में लिख लो एडजर्नमेंट इज डन बाय द स्पीकर और चेयरमैन। लिख लिया? लिख लो भाई, नोट्स वोट्स में नहीं मिलेगा ये सब, अगर पढ़ाना होता तो हम नोट्स ही पढ़ा देते। नोट्स में मिलेगा लेकिन बहुत हैफेजर्ड मिलेगा, जितना हम तुमको नोट्स में लिखवा दे रहे हैं उतना तुमको 100-200 पेज की बुक में मिलेगा। जॉइंट सेशन लिखवा दिया। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ऑर्डिनेंस, डरो नहीं, ये बढ़िया चीज़ है, पूछता हर बार। ऑर्डिनेंस, अब देखो ऑर्डिनेंस का एक बार गेम समझ लो। ये गवर्नर, देखो कोई लॉ बनाना है तो क्या चाहिए? क्या ये हर समय बैठी होती है? BMW, बजट, मॉनसून और विंटर। अब अगर उसके अलावा मान लो देश में कोई इमरजेंसी आ जाए और लॉ बनाना है, अब जुलाई हो गई ओवर, अगस्त चल रहा है, मान लो इस देश में एक नया लॉ बनाने की ज़रूरत पड़ जाए अभी के अभी, तो लोकसभा को बुलाएंगे, पागल हो जाएंगे। इमरजेंसी है, तुरंत लॉ बनाना ज़रूरी है, क्योंकि देश किससे चलेगा? लॉ से। फ़ोन से तो देश चलता नहीं कि पीएम साहब का फ़ोन आया था, है ना? तो लॉ बनाना पड़ेगा। अब लॉ बनाने के लिए लोकसभा के लोगों को इकट्ठा करने में 1 दिन लग जाएगा मिनिमम। अरे भाई 4-6 घंटे लगेंगे, कितना भी जल्दी कर लो। केरला का MP आएगा दिल्ली। तो ऐसी सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन ने एक व्यवस्था कर रखी है आर्टिकल 123 में और आर्टिकल 213 में। देखो 123, 213, ये दोनों पलट दो। ये व्यवस्था कर रखी किसने? कॉन्स्टिट्यूशन ने। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर हाउस नहीं है सेशन में तो प्रेसिडेंट के पास पावर होगी, वो लॉ बना देगा साइन करके बस। अब तुम बोलोगे तो बड़ी खतरनाक पावर है, बिल्कुल है, पर ये जो लॉ बनाता है ना, जैसी पार्लियामेंट आती है सेशन में, उसके 6 वीक्स के अंदर इसको रेटिफाई करना होता है। अगर पार्लियामेंट ने 6 हफ्ते के अंदर इसको यस नहीं बोला तो ये लॉ ख़त्म हो जाएगा। पर ख़तरनाक तो है ही। अब ये सब ब्रिटिश टाइम की पावर्स है ना, तो ब्रिटिश उस समय कौन था? वाइस रॉय। वाइस रॉय अपने पास एक ऐसी ताकत रखता था, इसलिए ऑर्डिनेंस बहुत ताकतवर चीज़ है। लोकसभा राज्यसभा कुछ नहीं थी, अभी लोकसभा को नहीं, मोदी जी को कोई कानून लाना है ऑर्डिनेंस के थ्रू ला देंगे। एक द्रौपदी मुर्मू जी का साइन ही तो कराना है। यही सेम पावर स्टेट में किसको दे रखी है? गवर्नर को। याद कैसे करोगे? 123, 213, 3 साथ में, 1 पलट दो, 2 पलट दो। पहले बड़ा प्रेसिडेंट है तो 123 प्रेसिडेंट, 213 गवर्नर, छोटा है तो 213 गवर्नर। अब लिखो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन, if the parliament is not in the session, if the parliament is not in the session, लिख लिया? if the parliament is not in the session, then an ordinance can be issued, then an ordinance, then an ordinance can be issued by the president, ब्रैकेट में लिखो ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर।
ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। खुद नहीं कर पाएगा, किसकी एडवाइस पे करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड कौन? मंत्रिमंडल का हेड कौन? मंत्रियों में सबसे बड़ा मंत्री प्रधानमंत्री। तो किसकी एडवाइस पे होगा? पीएम। वो जो किसान वाले कानून थे 3, मोदी जी को मालूम था कि किसान कानून अगर लोकसभा से पास कराऊंगा तो बवाल होगा, क्योंकि बहुत सारे बीजेपी में भी ऐसे नेता हैं जो किसान नेता हैं, अगर उन्होंने किसानों का सपोर्ट नहीं किया तो उनकी पॉलिटिक्स ख़त्म। तो मोदी जी ने किसान जो कानून आए थे 3, वो ऑर्डिनेंस बना के पास कराए थे। ऑर्डिनेंस में तुमको लोकसभा से नहीं पूछना है ना, प्रेसिडेंट से भी क्यों पूछना है? प्रेसिडेंट तो तुम्हारे ही इशारे पे बैठा है। प्रेसिडेंट को कौन अपॉइंट करेगा? प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने के लिए क्या चाहिए? एमपी एमएलए। अभी बताया था कौन लोग चुनते हैं एमपी एमएलए। द्रौपदी मुर्मू जी की बात सुनेंगी कि मोदी जी की? द्रौपदी मुर्मू जी कोई पार्टी की थोड़ी हैं। एमपी एमएलए तो बात उसकी सुनते हैं ना जो पार्टी का नेता होता है। अमित शाह जी जो बोल देंगे वहीं वोट चला जाएगा। तो द्रौपदी मुर्मू जी अगर ज़्यादा दिक्कत देंगी तो रिमूव करा देंगे। अब रिमूव कराना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए प्रेसिडेंट हर आदमी को आदमी नहीं बनाता, क्योंकि रिमूव करना टफ था। क्या था रिमूव करने का तरीका? 1/4 पहले साइन करेंगे, फिर 2/3 दोनों से पास होगा। तो अब अगर अभी द्रौपदी मुर्मू जी कोई बदमाशी कर दें तो मोदी जी रिमूव नहीं करा पाएंगे। पर फिर मोदी जी ऐसे इंसान को बनाएंगे ही क्यों? कल को हम मान लो प्राइम मिनिस्टर बन जाएं, लेट्स से मेरे पास पावर आ गई प्रेसिडेंट बनाने की भी, क्योंकि हम जिनको बोल देंगे वो प्रेसिडेंट। तो हम ऐसे किसी भी आदमी को क्यों बनाएंगे जो मेरे लिए थ्रेट है? हम तो उसको बनाएंगे ना जिसको मैं 20-25 साल से जान रहा हूँगा कि ये मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा। और द्रौपदी मुर्मू जी को भी मोदी जी के अगेंस्ट जाने में कोई फ़ायदा थोड़ी मिलना है। समझ में आ रहा है? इसलिए तुम देखो प्रेसिडेंट बहुत तेज़ लोगों को नहीं बनाते। अब इसको माइंड मत करना कि सर ये क्या कह रहे हो। इसलिए तुम देखो प्रेसिडेंट बहुत शार्प लोग नहीं बनते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा शार्प आदमी को बना दोगे तो वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो इसलिए बहुत शार्प आदमी को प्रेसिडेंट बनाओ ही मत। अब तुम बोलोगे एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज अ वेरी शार्प मैन, बट ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन। शार्प होने का मतलब ये नहीं कि पॉलिटिक्स भी आती है। साइंटिस्ट थे वो, पॉलिटिशियन नहीं थे। इसलिए तुम देखो बहुत हार्डकोर लोगों को नहीं तो मोदी जी को एल के अडवाणी को प्रेसिडेंट बनाने में क्या दिक्कत थी? प्रेसिडेंट के पास पावर है ना ऑर्डिनेंस बनाने की। बना दिया ऑर्डिनेंस, जाओ बेटा करा लेना रिमूव। इसलिए ऐसे इंसान को प्रेसिडेंट बनाते हैं जिसको अपने कंट्रोल में रख सकें। रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू। अब तुम माइंड मत करना, इस पर लड़ने मत लगना, पर तुम दोनों को देख लो, दोनों सीधे साधे लगते हैं, ज़्यादा कुछ बोलते नहीं हैं। कहाँ कुछ बोलते देखा तुमने आज तक उनको? इसलिए बहुत ज़्यादा चालाक शार्प और ऐसे लोगों को प्रेसिडेंट नहीं बनाते। प्रेसिडेंट बनाया जाता है थोड़ा डमी इंसान। हंसने की बात नहीं है, सच्चाई है। तुम देखो ना, क्योंकि पावर्स तो हैं ही उसके पास, चाह लेगा तो यूज़ कर लेगा। पर ऐसे आदमी को बनाना ही क्यों? ठीक। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज़ मैक्सिमम 6 months। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन वाले भी कितने होशियार हैं, उनको भी पता था ऑर्डिनेंस से तुम कुछ भी बदमाशी कर लोगे तो ऑर्डिनेंस की कितनी है? सिर्फ 6 months। 6 month बाद ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाएगी। द लाइफ ऑफ अ ऑर्डिनेंस इज ओनली 6 months। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज ओनली 6 months। ऑर्डिनेंस को हिंदी में बोलते हैं अध्यादेश। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस इज ओनली 6 months। अब मान लो हमेशा नेगेटिव क्यों ले? क्या पता ऑर्डिनेंस अच्छा हो, क्या पता ऑर्डिनेंस अच्छा हो। अब ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी है? 6 महीने। कानून बनाया कोई ऑर्डिनेंस के थ्रू, 6 महीने लगा, बड़ा अच्छा लगा लोगों को, तो लोगों ने सोचा क्यों ना अब इसको लॉ बना दिया जाए। ज़रूरी थोड़ी हमेशा खराबी हो। तो फॉर अ ऑर्डिनेंस टू बिकम अ लॉ, फॉर एन ऑर्डिनेंस खुद में एक लॉ है, बट परमानेंट लॉ बनने के लिए क्योंकि ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी है? 6 months। तो परमानेंट लॉ तो है पर परमानेंट नहीं है। फॉर एन टू बिकम अ परमानेंट लॉ इट नीड्स टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउस विद इन 6 weeks। समझे?
नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो, ऑर्डिनेंस आया 123 में, किसने लाया? प्रेसिडेंट ने। एडवाइस किसकी थी? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। एक ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी है? 6 मंथ्स। 6 मंथ्स ख़त्म होने को आ गए। अब 6 मंथ्स बाद ये लैप्स कर जाएगा, ये लॉ नहीं रहेगा। पर मुझे लगा नहीं, ये तो अच्छी चीज़ है। तो क्या होगा, जब ये लैप्स होने वाला हो 6 महीने के बाद, विदिन 6 वीक्स, मतलब 1.5 महीने, विदिन 6 वीक्स अगर लोकसभा और राज्यसभा रेटिफाई कर देगी तो देन ऑर्डिनेंस विल बिकम अ परमानेंट लॉ। ऑर्डिनेंस लॉ तो है ही, ऑर्डिनेंस अपने आप में एक लॉ है। 6 महीने के बाद ऑर्डिनेंस तो अपने आप में एक लॉ है, बस उस लॉ को प्रेसिडेंट ने बना दिया। ऑर्डिनेंस को लॉ से हल्का मत समझना। ऑर्डिनेंस क्यों आया था? जब सेशन में नहीं थी, लाना ज़रूरी है, तो हमने ऑर्डिनेंस को पावर लॉ के बराबर ही दे रखी है। बस एक ऑर्डिनेंस एक ऐसा लॉ है जो कौन लाता है? प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहाँ लिखा है? 1 2 3। पर ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी है? 6 मंथ्स। अब अगर 6 मंथ्स ख़त्म हो जाते हैं तो हमको कितना टाइम मिलता है? 6 वीक्स। अगर 6 वीक्स के अंदर लोकसभा राज्यसभा पास कर देगी तो ऑर्डिनेंस हमेशा के लिए क्या बन जाएगा? एक परमानेंट लॉ। अगर ये पास नहीं करेगी तो ऑर्डिनेंस कितने दिन के लिए लॉ रहेगा? जिसको भी नींद आया तो एक बार सोचना, 10 से 6 तुम्हारे पापा काम कैसे कर लेते थे, और बेचारे रोज़ सोचो, मंडे टू सैटरडे रोज़ छुट्टी नहीं लेते, सिर्फ संडे मिलता है, उसमें भी तुमको कहीं घूमने जाना है। ठीक है। अब इसके बाद लिखो मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स। द प्रेसिडेंट इज द चीफ कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। The President is the Chief Commander of Armed Forces. इसके बाद लिखो, नोट में लिखो फाइनेंशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, हाँ फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर, इमरजेंसी पावर।